आज हम बात करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है ना। एनर्जेटिक्स का मतलब वो क्या होता है, एनर्जी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी पर दोनों एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है उस दौरान उन दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी में क्या फ़र्क पैदा हो रहा होता है। क्या वो दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी कम हो रही होती है या फिर दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी बढ़ रही होती है, यानी कि एनर्जी की डिस्कशन हो रही होती है इसमें। जब भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है दोनों एटम्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे ही ये दो एटम्स जो से हैं, यहाँ से एक ये वाला एटम है, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, ये दोनों एटम जब जब जैसे ही एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे ही इन दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस दौरान एनर्जी काफ़ी मिकदार में रिलीज़ होगी। लेकिन जैसे ही दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, ये लो जी बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो गया इस तरीके से। अब क्या होगा, अब एनर्जी जो उनसी होगी वह एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है उस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, और जब दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये दो बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट बातें। स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है ना। स्टेबिलिटी जो उनसे होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी जो उनसी होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जैसे ही दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी बढ़ेगी तो वो दोनों एटम्स के दरमियान जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी वो दोनों एटम्स एक दूसरे को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। जब स्टेबल महसूस करेंगे तो वो बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, सॉरी एनर्जी कम होगी तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। ये मैं अभी बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर अब मैं एक और बात डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि जैसे ही दोनों एटम्स, दो हाइड्रोजन के एटम्स, ये हाइड्रोजन का एटम है जिसके वैलेंस शेल, एक ये हाइड्रोजन का एटम है, ये देखें, एक ये हाइड्रोजन का एटम है और एक इधर हाइड्रोजन का एटम है। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, इधर भी एक न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जोन सी हैं, ये जोन सा न्यूक्लियस होगा, ये जोन सा न्यूक्लियस ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन एटम के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। जैसे ही दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं ना तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उसी वक्त ही क्रिएट हो रही होती है। ठीक है ना। फोर्स ऑफ रिपल्शन मैं यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ। ये क्या, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है यहाँ पर क्या बन रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरीके से एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये न्यूक्लियस ये वाला एटम,
रिपल्शन भी उसी वक्त ही क्रिएट हो रही होती है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इसी तरीके से ये वाला न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उसी वक्त ही क्रिएट हो रही होगी इन दोनों के दरमियान। ठीक है ना। एक एटम जिसमें दोनों एटम्स के जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और दोनों एटम्स के जो उनसे न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो कब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बढ़ जाए, किससे? फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेकेज कब होगी, यानी कि बॉन्ड ब्रेक कब होगा? बॉन्ड ब्रेकेज कब होगी? कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन से, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाए ना, तो फिर बॉन्ड नहीं बन सकता। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ एटम्स इज़ डिक्रीज, कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है या तो दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी कम होगी, ठीक है ना, या फिर ठीक है ना, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ एटम्स इज़ डिक्रीज, और या फिर इंक्रीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दोनों एटम्स की एनर्जी या तो बढ़ रही होगी या तो दोनों एटम्स की एनर्जी कम हो रही होगी। ठीक है ना। इसी तरीके से सेम ये यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देन देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं ना, तो दो तरह की फोर्स जनरेट हो जाती हैं उन दोनों एटम्स के दरमियान। ठीक है ना। वन इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, यानी कि ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। या फिर दूसरी फोर्स ये है कि सेकंड इज़ फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और या फिर न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हो जाएगी दोनों एटम्स के दरमियान, जिसमें दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे या फिर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है ना, यही वाली बात है। और अब उसके बाद कब बॉन्ड बनेगा? ठीक है ना, ये तब बॉन्ड बनेगा कि जब व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हायर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? ज़्यादा हो, हायर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन। when force of attraction is higher than the force of repulsion, then potential energy is decreased and bond is formed, और फिर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना। when force of attraction is higher, जैसे ही force of attraction क्या हो जाए? बढ़ जाए force of repulsion से, तो फिर क्या होगा? तो फिर बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उस दौरान क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। ज़ाहिरी सी बात है कि दोनों एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, मैंने अभी बताया
व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन देन पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज्ड एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जैसे ही दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं, आपको मैंने अभी बताया है कि बॉन्ड बन जाता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन से, उस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे ही एनर्जी रिलीज़ होगी तो फिर इन दोनों एटम्स के दरमियान जो सी एनर्जी रह जाएगी बाकी वो कम रह जाएगी। जैसे ही ये दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी कम रह जाएगी तो ये मोर स्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे। जैसे ही अपने आप को मोर स्टेबल महसूस करेंगे तो ये बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ठीक है, समझ आ गई। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। वाई एक्सिस की तरफ हम एनर्जी को लेते हैं जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, एक्स एक्सिस की तरफ हम डिस्टेंस को लेते हैं जो कि इस तरफ को बढ़ रहा होता है। जैसे ही दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो उस दौरान दोनों एटम्स की एनर्जी जो सी होती है पहले बढ़ी हुई थी, तो दोनों एटम्स की एनर्जी होती रहती है, कम होती रहती है, 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 होती रहती है। ठीक है ना। एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों एटम्स की एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। इस मुकाम पर कि जहाँ पर दोनों एटम्स की एनर्जी बहुत ही कम हो जाए, इस मुकाम पर दोनों एटम्स एक दूसरे को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे, तो उस दौरान बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ही बॉन्ड टूटता है ना तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उस दौरान क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट से दो एटम्स एक बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं एक दूसरे के दरमियान, तो इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। वो एनर्जी क्या करेगी? इस बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करेगी। उस दौरान इन दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इन दोनों के दरमियान एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इन दोनों एटम्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे ही दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड की कैसे क्रिएट हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से बढ़ गई है और एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा एनर्जी चली गई है। दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है कि जब एनवायरनमेंट से एनर्जी चली गई है, यानी कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे ही एनर्जी रिलीज़ होगी तो इन दोनों एटम्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, दोनों एटम्स की एनर्जी कम हो जाएगी और उस दौरान इन दोनों एटम्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही इन दोनों एटम्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड क्रिएट कर देंगे एक दूसरे के दरमियान। ठीक है ना। यही वाली बात है कि कब बॉन्ड क्रिएट होगा। बॉन्ड क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम्स के दरमियान एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एटम्स के दरमियान स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही दोनों एटम्स के दरमियान स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे, ज़्यादा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे, तो उस दौरान ये दोनों एटम्स बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ी सी भी एनर्जी बढ़ेगी तो वहाँ पर दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा, वहाँ पर दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। ठीक है ना। ये वाली बात लिखनी है कि व्हेन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज़ हायर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम हायर। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? हायर हो जाती है, बढ़ जाती है। व्हेन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज़ हायर, जैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाए? बढ़ जाए। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने की वजह से बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी। व्हेन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज़ हायर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर एंड बॉन्ड इज़ नॉट फॉर्म, फिर बॉन्ड क्रिएट भी नहीं होगा दोनों एटम्स के दरमियान, क्योंकि तब स्टेबिलिटी दोनों एटम्स की कम हो जाएगी।
ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो सी मैंने अभी लिखी हैं। अब उसके बाद आगे है कि बॉन्ड लेंथ इज़ द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जो सी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इज़ द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड लेंथ जो सी होती है वो इज़ द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एटम्स। इसको एक्सप्लेन करो। कह रहा है बॉन्ड लेंथ इज़ द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस, प्लीज़ एक्सप्लेन। बॉन्ड लेंथ होती क्या, यानी कि जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्शन की पावर, जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उस दौरान बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे ही दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड क्रिएट होगा ना, उस दौरान इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो सा फासला होगा ना, उसको हम नाम देंगे, ये क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है। बस इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, जैसे ही दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, तो फिर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू एटम्स डिक्रीज, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों एटम्स की डिक्रीज़ हो जाती है एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है दोनों एटम्स के दरमियान। तो फिर एंड बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, और फिर इसी पॉइंट पर दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और फिर उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, इसी दौरान जब दोनों एटम्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, उस दौरान दोनों एटम्स के दरमियान स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड क्रिएट होगा। उस बॉन्ड क्रिएट होगा, तो वो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ना जब, तो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो सा डिस्टेंस होगा उसे हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, यानी कि दोनों एटम्स के दरमियान जो सा ये न्यूक्लियस है ना, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो सा डिस्टेंस होगा, इसी को ही हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। और फिर उसके बाद अब आगे एग्जाम्पल है जी, कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़, यानी कि जैसे ही आप हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, फॉर एग्जांपल ये दोनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स के हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इन दोनों के दरमियान जो सा बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इस बॉन्ड, ये जो सा बॉन्ड क्रिएट हुआ है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का फासला दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान क्या होगा, 75.4 पिकोमीटर, 75.4 पिकोमीटर। ठीक है ना, समझ आ गई। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। अभी मैंने बात बताई है कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है दोनों एटम्स के दरमियान, तब एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। वो जो उनसे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ना, उससे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। जैसे ही दोनों एटम्स, जैसे ही यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है और एक ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम है। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस दौरान इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो सा फासला होगा वो होगा 75.4 पिकोमीटर, जिसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इस दौरान जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी ना, तो ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे। वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स कितनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, 436 किलो जॉल पर मोल। इसी को कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी, कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड
बॉन्ड एनर्जी। अगर आपको इस वीडियो की, ठीक है ना, ज़ाहिर सी बात है कि एनर्जी रिलीज़ होगी, तो एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से इन दोनों एटम्स के दरमियान जो उनसे स्टोर शुदा एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। जैसे एनर्जी कम हो जाएगी तो इन दोनों एटम्स के दरमियान स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये दोनों अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे और बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे दोनों के दरमियान। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।